हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन करियर एग्ज़ाम्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नेम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यानी हमको संसद क्यों चाहिए। तो इसमें हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जैसे जो हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन का आइडिया है और द नीड ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनकी ये नीड होती है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की ये नीड ही है कि उसमें सभी सिटीजन्स की कंसेंट की ज़रूरत होती है। सिटीजन्स के कंसेंट का मतलब कोई किसी भी डिसीजन में नागरिकों की सहमति। और अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि हाउ पार्लियामेंट इनेबल्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो यही है जो चैप्टर में हमें पढ़ना है कि पार्लियामेंट किस तरीके से जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे, तो किस तरीके से इंडियन सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने में इनेबल करती है और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में इनेबल करती है। राइट, तो एनसीईआरटी की बुक से ही है, तो वहाँ पे आपका अब ये सेकंड टॉपिक जो है वो ये होगा व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो इस हेडिंग में बेसिकली हमें जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपना रहा है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, तो उसकी हिस्ट्री बताई गई है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, दे गॉट इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबा इतिहास रहा है, वहाँ पे हमारे जो नागरिक रहे हैं उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, और वो स्ट्रगल किस लिए किया है, वो किस आइडिया से इंस्पायर थे कि उनको फ्रीडम चाहिए, मतलब स्वतंत्रता चाहिए, इक्वलिटी मतलब समानता चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपने जो इसके पहले वाले चैप्टर्स रहे वहाँ पे इक्वलिटी का मतलब आपने खूब ठीक से समझा है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन चाहिए। राइट, जैसे सेकंड पॉइंट देखो है कि कॉलोनियल रूल में क्या होता था कि लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ तो इस सिचुएशन को बदल दिया गया। नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल बनाती थी उसको वो अपोज करना शुरू किए और उन्होंने अपनी मांगें रखी। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता था कि जैसे जो कॉलोनियल रूल होते थे, कॉलोनियल रूल का मतलब जो कॉलोनीज़ के लिए रूल बनते थे। इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ये आपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही है कि कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनियल रूल क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से जाइए और हिस्ट्री के वीडियोज़ भी देख लीजिए। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे, अब वो कानून यानी वो लॉज अगर सिटीजन्स के अगेंस्ट में हैं, फेवर में हैं, कैसे भी हैं, लेकिन उस पर वो सिटीजन्स कुछ बोल नहीं सकते थे। मतलब जिनके लिए वो लॉज बनना है, जिनके ऊपर अप्लाई होना है, वो लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। जैसे भी लॉज हैं उनको जस्ट फॉलो ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो लोगों को हमेशा सफ़र करवाती थी, मतलब संकट में डालती थी। तो लोग इसीलिए जो है वो मुखर हुए, लोगों ने स्ट्रगल किया, आंदोलन किया, तो पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही। तो स्वतंत्रता की लड़ाई किस लिए थी? यही जो इसमें 3 टर्म है, फ्रीडम, इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन के लिए थी। अब अगर हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग देखेंगे कि जो 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उसने लेजिस्लेचर में हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स की मांग की, और ये मांग की कि वो जो मेंबर्स हैं उनको बजट पे डिस्कस करने का राइट होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने का राइट होना चाहिए। ठीक, तो और बहुत सारे जब मूवमेंट होते रहे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया। लेकिन यही बात रही कि जो इस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो नहीं दी गई। कहने का मतलब जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, सभी एडल्ट जो लोग हैं, यानी 18+ लोग हैं, जाकर के वोट करते हैं, चाहे जिस कास्ट का हो, जिस जेंडर का हो। तो तब ये नहीं हुआ, सेलेक्टेड लोगों को ही वोटिंग राइट मिला उस टाइम पे।
ये भी चीज़ आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन है यानी सेकंड वाला चैप्टर, वहाँ पे ये चीज़ आपने देखी है। यानी आपने जो है जो ये नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत पढ़ी है हम, लेकिन हम लोग उसका रेफरेंस लेते हैं कि पार्लियामेंट क्यों और कैसे आया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है जब अपना देश आज़ाद होता है तो लोगों के साथ, जैसे जब देश आज़ाद होता है तो लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रही रहता है कि किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे सबकी बात मानी जाएगी, क्योंकि एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में वो ये सब चीज़ें सीख चुके थे और उनको ये सब पता हो गया था कि किस तरीके से हमको कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में रह करके हमें अपना काम करना है। उन्होंने अपने ड्रीम्स के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ डिस्क्राइब की कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो जो है वो एक रूल के अंदर काम करेगी, जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जो यहाँ की जो जनता है यानी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो सवरेन है, वो उनकी चलेगी, क्योंकि रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। ठीक है, और फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया जिसने सारे एडल्ट्स को राइट टू वोट दिया। ठीक, तो ये हिस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे सेकंड हेडिंग आपकी क्या है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें हमें ये पढ़ना है कि जैसे देखो पहला पॉइंट लिखा है कि इंडिपेंडेंस वाज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल, दे गॉट इंस्पायर्ड बाय दी आइडियाज, जो है नहीं ये हमारा है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक आइडिया ऑफ कंसेंट है, यानी जहाँ पे हमें जो है सहमति की ज़रूरत होती है। मतलब हम चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेसी होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। मतलब अगर कोई पूछे कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनती है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री यही होती है कि जहाँ पे वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो डिसीजन ले सकें और जो वहाँ पे जो फंक्शंस होने गवर्नमेंट के उसके बारे में निर्णय दे सकें, डिसीजन दे सकें, यही तो है। थर्ड पॉइंट देखिए कि द बेसिक आइडिया इन द डेमोक्रेसी इज दैट द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ही है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एंड दैट इन प्रिंसिपल द एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स। और जो गवर्नमेंट होती है, वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इन सब का, ठीक है, इन सब के प्रति जनता का जो विश्वास है वो होना चाहिए। अगर जनता का इन सब में विश्वास नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे। जैसे जिस गवर्नमेंट में जनता का विश्वास नहीं होता है वो गवर्नमेंट अगली बार इलेक्शन नहीं जीतती है। ठीक, अब लेकिन देखो बात ये है कि क्या एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को डिसीजन अपना दे पाएगा? क्या इस तरीके से कोई डायरेक्शन दे पाएगा? आपका आंसर आएगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो क्या किया जाता है कि इलेक्शन होता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली वही पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। यानी पार्लियामेंट क्या होती है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जानो। अब इसके आगे हम यही देखेंगे कि पार्लियामेंट कैसे क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि द पार्लियामेंट, सबसे फोर्थ पॉइंट देखिए नीचे, कि द पार्लियामेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। मतलब जो पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव्स की बनी होती है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और गाइड करती है। ठीक है, पार्लियामेंट की हिंदी क्या होती है? संसद होती है। तो अब अगली हमारी जो हेडिंग है वो है संसद की भूमिका। तो अब संसद किस चीज़ से बनी होती है? संसद में होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा। ठीक, ये 3 अंग हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में जो 1 लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जिसको संसद कहते हैं, इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। यानी सबसे बड़ा, सब सुप्रीम मतलब ये लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कानून बनाता है। इसके 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा
लोकसभा है। सबसे ऊपर जो दिया हुआ, अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी संसद बनी हुई है और उसके अंदर जो इमेज जो आपकी दिख रही है उसके नीचे जो 2 इमेज बनी है, तो पहला राज्यसभा है। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। जो इसके मेंबर्स का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई सारे लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली आप ये जानो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके मेंबर्स जो होते हैं वो इनका इलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसकी टोटल स्ट्रेंथ, ये सब जीके के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सब ध्यान से आप याद कर लीजिए। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स की है और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, अब जो फिर थर्ड वाला जो लोकसभा है, देखिए लोकसभा की भी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, अंदर किस तरीके से चेयर्स वगैरह सब लगी हुई हैं और ये लोकसभा की कार्यवाही वगैरह ये सब चीज़ें आप इसकी किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। राज्यसभा टीवी नाम का यूट्यूब चैनल है, लोकसभा टीवी नाम का यूट्यूब चैनल है, ये सब आप वहाँ पर जा कर के बाकायदा देख सकते हो अगर आपके पास समय है, और देखना भी चाहिए। तो लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जैसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ऐसे लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये लोग डायरेक्ट जनता के वोट्स से चुन करके जाते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये। इनकी टोटल इसमें मेंबर कितने होते हैं, 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जो चेयरपर्सन होता है, नहीं जो प्रिसाइडेड ओवर करता है वो होता है स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर होता है। ठीक, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिली। अब देखो जो लोकसभा यानी जो हाउस ऑफ द पीपल की हम लोगों ने बात की, तो इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र बटे होते हैं, जैसे कि आपका मैप दिखा रहा है अलग अलग तरीके का, तो मैप बटे होते हैं। वहाँ से लोग चुनाव में खड़े होते हैं, जनता उनको वोट करती है और वही जब उसमें जो जीतता है वो एमपी कहलाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिल्ली में जो लोकसभा का अभी आपने देखा जो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे जा कर के वो बैठते हैं और वो आगे की जो कार्यवाही करते हैं वो अभी वो संसद के कार्यों में आएगा, जिसको अभी हम आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अपने यहाँ का पता करिए, अगर नहीं पता है कि सांसद कौन है आप अपने यहाँ का, देखो ये सब चीज़ें क्योंकि आपके आसपास से ही शुरू होती हैं, तो अगर इसको लोकल लेवल पर आप जानने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आप अपने यहाँ का आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, उसका नंबर भी पड़ता है कि फला नंबर है। ठीक है, उसका नाम क्या है, आपके ज़िले में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आप अपने आप से जुटाइए। भारत को देखिए किस तरह लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। टोटल सीट 543 है, लेकिन यहाँ पे जो है जनरल की 412 हैं, एससी के लिए 84 रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए 47 रिजर्व्ड हैं। देखो ये चीज़ जो रिजर्व वाली आई है इसको हम सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे आपको पहले ही समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, तो यहाँ पर उस चीज़ का काम लगेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है, यानी जो जिस रिजर्वेशन वगैरह की बात हुई है। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने ये चीज़ पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ था, पहले से ये चीज़ उन्होंने सोचा था कि जो है हम लोग ऐसा करें कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो संसद में पहुँचें, पार्लियामेंट में पहुँचे, वो पूरे देश के सभी तरीके के लोगों, क्योंकि हमारा देश जो है डाइवर्सिटीज यानी विविधताओं से भरा हुआ है, तो सभी तरीके के लोगों को जा कर के वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके तो इसके लिए उन्होंने ये देखा कि जैसे जो है एससीज हैं, एसटीज़ हैं, इन सब का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा सही से, तो इसके लिए वहाँ पे सीट्स जो है रिजर्व की गई। वहाँ पे वुमेन का भी पार्टिसिपेशन डिसाइड किया गया, हालांकि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो अभी पार्लियामेंट में उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले उसमें पढ़ा था, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन जो 33% तरीके से डिसाइड किया गया है। तो यही चीज़ में हमें देखनी थी, फिर हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहाँ से लोग इलेक्ट होते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ जब चुनाव होने शुरू होते हैं तो आप देखते हो कि अलग अलग पार्टी, जैसे भाजपा है जिसका कमल का निशान है, कांग्रेस जिसका पंजा का निशान है, सपा है जिसका साइकिल है, बसपा है जिसका हाथी है, इस तरीके से आप देखते हैं और उसके प्रत्याशी होते हैं, यानी उसके कैंडिडेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को
मैदान में उतारती हैं कि आप इनको वोट दीजिए, जिताइए। बहुत सारे लोग विदाउट पार्टीज़ भी होते हैं, फ्री खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो उनका भी उसमें मतलब होता है, आप विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जब इलेक्शन हो जाता है तब एक लिस्ट जारी की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि किस पार्टी के पास में ज़्यादा एमपीज़ हैं। तो जिसके पास ज़्यादा एमपीज़ होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब ज़्यादा एमपीज़ का क्या मतलब है, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था यहाँ पे कि जो है टोटल सीट्स कितनी हैं लोकसभा की, 545 हैं। तो 545 इस तरीके से बनती है कि 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। तो हम बात यहाँ पे इन्हीं 543 ही करेंगे इलेक्टेड वालों की। तो इन इलेक्टेड में से जो हाफ से एक ज़्यादा जिसको सीट्स मिलेंगी वो मेजॉरिटी में होगा, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो हाफ से एक ज़्यादा यानी 272 जिसके पास सीट्स होती हैं वो मेजॉरिटी में आ जाता है। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है तो उसमें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एज अ अपोजिशन वर्क करती है, राइट। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने ये फोटो में दिया हुआ। एक मई 2014 का है जो 16th लोकसभा थी आपकी, जो भाजपा की गवर्नमेंट बनी थी। यानी इस समय जो 2019-2020 का समय चल रहा है, इस समय जो सरकार है यही सरकार पिछले सेशन में भी थी, तो ये बहुमत से बनी थी। तो देखो यहाँ पे देखो कितनी सीट्स मिली है, 282 सीट्स बीजेपी को मिली हुई थी, 272 चाहिए, यानी पूरी तरीके से बहुमत में थी। लेकिन और भी पार्टीज़ के एमपीज़ के नंबर दिए हुए हैं कि जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको 1 सीट मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट सीपीएम थी उसको 9 सीटें मिली थी, जो आपकी कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं उसका फुल नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी, उसको 44 सीट्स मिली थी। ऐसे ही अलग अलग पार्टीज़ के सीट्स हैं, टोटल नीचे ग्रैंड टोटल 543 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्टेड यही है, 2 तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। अब आप देखो मई 2019 यानी उसके पहले की, तो वहाँ पे देखो इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे देखो अलग अलग पार्टीज़ को जो है सीटें मिली हुई। तब यहाँ पे देखो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 116 मिली हुई है, और फिर सबसे ज़्यादा सीट्स जो जिसको मिली हुई है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी, इसको 206 सीट मिली हुई है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मेजॉरिटी में कोई नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको अपने साथ में ले लेती हैं, और फिर उनके एमपीज जब पूरे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब जैसे कांग्रेस ने 2009 में जो है कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी तो और भी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर के बनाई थी, और फिर उसका नेम उसने रखा था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्योंकि अलायंस था, अलायंस मतलब गठबंधन होता है। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो यूपीए की सरकार थी, ठीक है। जैसे भाजपा जो है अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ में होती है वो एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक। तो ये आपने 2 तरीके गवर्नमेंट देख ली कि जो कैसे गवर्नमेंट मेजॉरिटी वाली होती है और कैसे कोलिशन वाली होती है। आपने अपोजिशन पार्टी के बारे में जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है पार्लियामेंट वर्क करती है, यानी पार्लियामेंट के क्या काम होते हैं, जो कि आपकी हेडिंग ही थी कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो पहला है कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। देखो जब एमपीज के इलेक्शन हो जाते हैं तो इसके बाद में जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, यानी उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद में यानी उसी जो एमपीज होते हैं और उसी में से पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने साथ में वर्क करने के लिए मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे उन मिनिस्टर्स को उनके डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, आपने सुना है रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर, जिनको अब एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो इस तरीके से जो है आपने जो इन मिनिस्टर्स के नेम सुने अभी आप जानते ही होंगे, तो इन सब मिनिस्टर्स को चुन लेता है। तो अब यही प्राइम मिनिस्टर और इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं ये एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ठीक है, और इसी एग्जीक्यूटिव को बेसिकली हम गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे अब हो सकता है आपने सुना हो कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो आपने देखा कि हमने जिनको वोट किया है वो लेजिस्लेचर वाले हैं, उन्होंने उसमें से जो है एग्जीक्यूटिव बनते हैं उसी में से,
ठीक है। अब देखो, अब जो एग्जीक्यूटिव बने, वो एग्जीक्यूटिव यानी वो मिनिस्टर्स और वो प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा इस पार्लियामेंट के फेवर में रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी काम के लिए। मतलब जब भी चाहे तो पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी मैटर पे, उनसे किसी भी तरीके की क्वेरी कर सकती है, उनसे उनका रेजिग्नेशन मांग सकती है, यानी पूरी तरीके से वो उनको कंट्रोल करती है। और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कंट्रोल करता है? आम जनता कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर वो आम जनता के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में फिर तो आएंगे कि भैया हमें वोट दे दो, तो वो जनता उनको वोट क्यों देगी। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से जो है कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आगे क्या है कि हाँ यहाँ से देखो कि किस तरीके से वर्क करते हैं वहाँ पे, कि कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। यानी ये एक पार्ट में लिखा हुआ है लेकिन 3 काम है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं? वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन आवर के साथ में जो है सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, तो वो डिफरेंट मैटर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट में किस मैटर पे क्या काम किया है क्या नहीं किया है। जैसे यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, लोकसभा का है, देखो डेट भी दी हुई है 13/11/2007 को आंसर किया गया था। ठीक है, 2000 क्वेश्चन नंबर 2007 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, मतलब जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन है, नहीं 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वेदर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी जो NCPCR है जो कमीशन बना है, हैज आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बैन जंक फूड इन द स्कूल एंड आल्सो फॉर सेटिंग अप न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स। यानी कहा गया है कि जो NCPCR है, क्या उसको आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जंक फूड पर बैन लगाए और एक न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड सेट करे। और फिर भी है, अगर ऐसा किया गया है तो उसका डिटेल दीजिए। फिर सी में लिखा है वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड द कंप्लायंस ऑफ द अबव स्टैंडर्ड्स बाय द स्टेट्स, क्या स्टेट्स से इस पर कोई राय मांगी गई, कोई शिकायतें या इस तरह कोई चीज़ लिया गया? अगर ऐसा है तो उसका भी डिटेल दीजिए। तो आंसर आता है मतलब उस मिनिस्ट्री का कि A एंड B का आंसर दोनों का आता है नो सर। A letter was issued to the states by National Commission for Protection of Child Rights NCPCR to consider providing guidelines to schools to create a school nutrition policy। मतलब एक लेटर जारी किया गया उन लोगों के लिए। तो जब केवल लेटर जारी किया गया है तो जो आंसर C और D है डज नॉट अराइज, मतलब ऐसा कोई फिर आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर ने उस गवर्नमेंट से यानी उस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, मिनिस्ट्री ने प्रॉपर आंसर किया है। और ये करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल करना, कैसे क्वेश्चन पूछे कंट्रोल करते हैं, बजट पे क्वेरी करके कंट्रोल करते हैं। आप आगे क्लासेस में इसको और बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि पार्लियामेंट कौन कौन से वर्क, सभी क्लास 8 है तो ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता भी नहीं रहा हूँ। फिर है गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गाइड और इन्फॉर्म करने का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जनता के फेवर में रिस्पॉन्सिबल तो होते नहीं हैं, वो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं पार्लियामेंट में उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जनता के कांटेक्ट में सीधे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, यानी जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लोग जानते हैं। तो ये बातें वो संसद में जाकर के उठाते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ें लोगों की ज़रूरतें हैं, आप इस तरीके से करिए, ऐसे करिए। उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अपोजिशन वाले उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। इस तरीके से वो अपने लिए जो है वो वहाँ पे समर्थन ढूंढते हैं अपने लिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखो ये इमेज दी हुई है जहाँ पे बना है कि 2 बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, 1930s में बनी थी। जो लेफ्ट साइड की आपकी फ़ोटो है साउथ ब्लॉक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है जिसको PMO कहते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का है। और जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो राइट साइड में आपके फ़ोटो है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय है। द अदर मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। मेरी सारी बिल्डिंग्स जो है न्यू दिल्ली में बनी हुई है। ये आपके 2 एग्जाम्पल आ गए, अगर दिल्ली नहीं गए हैं, नहीं देखें तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने देखे गवर्नमेंट से किस तरह। और तीसरा फिर है लॉ मेकिंग, यानी सबसे बड़ा काम जो है वो लॉ मेकिंग का है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो इसी पर ही बेस्ड है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। क्योंकि कानून बनाने का भी आपने सबसे पहले ही पढ़ा था कि सुप्रीम जो ये यहाँ पे देखिए जो है लिखा हुआ है ना फर्स्ट पॉइंट पे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये सबसे बड़ा काम इसका कानून बनाना भी है, सबसे बड़ा काम कानून यही बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो कानून को जो है अप्लाई करती है, ठीक है, और जो जुडिशियरी है वो उस पर निर्णय करती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो लॉ मेकिंग वाला इसका जो वर्क है वो उसी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर समझ लीजिए जाकर के वहीं पे पूरा होगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए आप लोग अपना।